आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमेर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। ईडी ने उद्योगपति अनिल अंबानी से जुड़ी कंपनियों के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक धोखाधड़ी की जांच के सिलसिले में हैदराबाद में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। इस कार्रवाई के बाद शहर के प्रमुख कॉरपोरेट इलाकों में दिन भर हलचल बनी रही। जांच एजेंसी की टीम सुबह से ही विभिन्न दफ्तरों में पहुंचकर वित्तीय दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच करती रही। सूत्रों के मुताबिक यह जांच मुख्य रूप से रिलायंस पावर और उससे जुड़ी कुछ कंपनियों के वित्तीय लेन देन से संबंधित है। ईडी अधिकारियों को संदेह है कि कुछ कॉरपोरेटेड संस्थानों के माध्यम से संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों और बैंकिंग नियमों का उल्लंघन किया गया हो सकता है। इसी कारण एजेंसी ने कई कार्यालयों और संबंधित परिसरों में तलाशी लेकर महत्वपूर्ण दस्तावेज, कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव, लैपटॉप और अन्य डिजिटल डेटा जब्त कर लिया। हैदराबाद में रिलायंस समूह के कॉरपोरेट कार्यालय मुख्य रूप से शहर के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में स्थित बताए जाते हैं। इनमें खास तौर पर बंजारा हिल्स, माधोपुर, हाईटेक सिटी और गच्चीबौली जैसे इलाके शामिल हैं, जहां कई बड़ी कंपनियों के कॉरपोरेट दफ्तर और बिजनेस सेंटर स्थित हैं। जांच एजेंसी की गतिविधियों के बाद इन इलाकों में मौजूद कॉरपोरेटेड दफ्तरों और कर्मचारियों के बीच चर्चा तेज हो गई है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात का असर अब हवाई यात्रा पर भी साफ दिखाई देने लगा है। हैदराबाद स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से खाड़ी देशों के लिए जाने वाले कई उड़ानों को अचानक रद्द कर दिया गया है, जबकि खाड़ी देशों से हैदराबाद आने वाले कई उड़ानों को भी अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। इस फैसले के बाद यात्रियों के बीच भारी चिंता और अनिश्चितता का माहौल है। हवाई अड्डे से मिली जानकारी के अनुसार शमशाबाद से खाड़ी देशों के लिए रवाना होने वाले कई नियमित उड़ानों को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा खाड़ी क्षेत्र से हैदराबाद आने वाली लगभग 12 उड़ानों को भी रोक दिया गया है। अचानक हुए इस फैसले के कारण कई यात्री घंटों तक हवाई अड्डे पर फंसे रहे और उन्हें अपनी यात्रा योजनाएं बदलनी पड़ी। प्रभावित उड़ानों में मुख्य रूप से कतर, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत से आने जाने वाली सेवाएं शामिल हैं। इसके अलावा बहरीन और सऊदी अरब से संचालित होने वाली कई उड़ानों को भी फिलहाल रोक दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा और हवाई क्षेत्र में पैदा हुई अनिश्चित स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि मैं इंटरनेशनल महिला दिवस के मौके पर हर महिला को शुभकामनाएं देती हूं। हैदराबाद में इंटरनेशनल महिला दिवस मनाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देश की महिलाएं 2047 तक पीएम मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभाएंगी। मेरे देश की मातृशक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तेलंगाना में आकर अपनी बहनों के साथ यहाँ सेलिब्रेट करने का मौका मिला। बहुत आभार और अभिनंदन करती हूँ हमारी भाजपा की महिला मोर्चा अध्यक्षा डॉक्टर शिल्पा रेड्डी जी का, हमारी बड़ी बहन जो यहाँ से सांसद हैं DK अरुणा जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, राव साहब का और पूरी महिला मोर्चा की टीम का इतने भव्य आयोजन के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है उसे निश्चित ही मेरे देश की मातृशक्ति इस संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएगी। मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से भारत केवल महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करता, बल्कि वुमेन लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में राष्ट्र के सशक्तिकरण की भूमिका अब भारत निभा रहा है। धन्यवाद। तेलंगाना के हनमकोंडा जिले में शुक्रवार 6 मार्च को चेन स्नैचिंग घटना हुई। सीसीटीवी कैमरे में कैद एक वीडियो में 2 चोर बाइक पर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह घटना एक्साइज कॉलोनी में हुई, जब एक महिला ममिंडला नव्या सुबह अपने घर के गेट पर रंगोली बना रही थी। वही सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में 2 संदिग्ध नव्या की पहनी हुई सोने की चेन छीनते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ही संदिग्ध चेन लेकर भागा, नव्या ने उसे रोकने की कोशिश की और उस पर एक कंटेनर फेंका, लेकिन दोनों संदिग्ध मौके से भाग गए। शोर सुनकर पड़ोसी बाहर आए और महिला की मदद करने की कोशिश की। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज की जांच की। नव्या की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया और जांच चल रही है। वहीं इस घटना ने इलाके को दहशत में डाल दिया है। पुलिस ने हैदराबाद में 1915 किलो मिलावटी अदरक लहसुन का पेस्ट जब्त किया और इस जुर्म के लिए एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। यह रेड कमिश्नर की टास्क फोर्स सिकंदराबाद जोन और लल्लागुडा पुलिस ने मिलकर लालापेट में झांसी जिंजर गार्लिक पेस्ट के गोदाम पर की है। आरोपियों की पहचान कर ली गई है और वो मलकाजगिरी के रहने वाले हैं। वही जगह से कुल 1915 केजी अदरक और लहसुन का पेस्ट जब्त किया गया। साथ ही 30 केजी एसिटिक एसिड, 10 केजी जैंत गम, 80 केजी कच्चा अदरक और लहसुन, 4 डेट स्टैंप्स, 86 एजेंसी एम
ब्रांडेड लेबल, 2 पैकिंग मशीन, 1 ग्राइंडर और 1 वजन तौलने की मशीन भी जब्त की गई है। 800 किलोग्राम से ज्यादा पेस्ट बिना किसी पैकेजिंग या लेबलिंग के बल्क टब में रखा हुआ मिला। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने की मांग वाले मोशन पर कांग्रेस एमपी मल्लू रवि ने कहा कि स्पीकर ओम बिरला ने कई मौकों पर लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ साथ अपोजिशन के दूसरे नेताओं को भी पार्लियामेंट में जरूरी मुद्दों पर बोलने नहीं दिया। स्पीकर ने महिला एमपीज पर भी गलत इल्जाम लगाए और कहा कि वे पीएम पर फिजिकली अटैक करेंगे। स्पीकर ने लगभग 8 एमपीज को पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया क्योंकि उन्होंने डेमोक्रेटिक तरीके से मुद्दे को सोल्यूशन की मांग की थी। उन्होंने रूलिंग पार्टी के उन एमपीज के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जिन्होंने पूर्व एमपी खासकर जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ गलत कमेंट्स किए थे। वह रूलिंग पार्टी के कुछ कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। हम पार्लियामेंट में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास सोल्यूशन मांगने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बीजेपी एमपी अरुणा डिक्के ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत महिला विकास से महिला नेतृत्व वाले विकास की ओर बढ़ गया है। वही इसी के साथ उन्होंने बीजेपी के भी जमकर तारीफ की है। का सेलिब्रेशन आज ने भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी की तरफ से महिला मोर्चा के स्टेट अध्यक्ष शिल्पा रेड्डी के नेतृत्व में किया। इस कार्यक्रम में बांसुरी जी भी यहाँ पार्टिसिपेट करे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना स्टेट प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राव जी के साथ हम सब लोग यहाँ के बहुत बड़ी तरह से वुमेंस डे सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया। और इसमें जो नरेंद्र मोदी जी के जो महिलाओं के लिए डेवलपमेंट के लिए आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के यहाँ से शुरू करते हुए और स्टार्टअप्स में और मुद्रा लोन्स में हर इसमें महिलाओं के लिए उनके फाइनेंशियली स्ट्रांग होना महिला और पॉलिटिकली स्ट्रांग होना और फैमिली में भी उनके लिए रेस्पेक्ट रहना, ऐसे हर दिशा में महिलाओं के लिए महिला के डेवलपमेंट के लिए जो नरेंद्र मोदी जी ने आज काम कर रहे हैं देश के हर कोने में, तो इस महिला दिनों अंतर्जातीय इंटरनेशनल वुमेंस डे के सेलिब्रेशंस में वो सबके बारे में सब लोग बातें करें। जो अचीवमेंट्स करे स्टेट लेवल में या सेंट्रल लेवल में अचीवमेंट जो करे उनके यहाँ पे सम्मान किया गया है। तो आरक्षण आने वाली 33% आरक्षण जो पार्लियामेंट में पास हुआ था, अभी जो आने वाले इलेक्शंस में वो इम्प्लीमेंट होगा, उसके लिए भी अभी बहुत सारे विमेन आज आगे आ रही है और आगे बढ़ना उसके लिए सक्सेसफुल होने के लिए अभी से उसके जो टारगेट है वो टारगेट रीच करने के लिए अभी से उन लोग तैयारी करने के लिए भी हमने इस मीटिंग में बात की। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मैं शुरू से ही टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा हूं। आंध्र प्रदेश में सभी तरीके की टेक्नोलॉजी आगे है। टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम भविष्य में बेहतर सर्विस दे सकते हैं और हम एक बेहतर इकोनॉमी भी बन सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री बहुत मजबूत सरकार और बेहतरीन पब्लिक पॉलिसी दे रहे हैं। हाल ही में मैंने पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी शुरू की। कल तक हम सब पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ाई जाए। अब साउथ इंडिया में एक प्रॉब्लम है, कुछ देश भी इसी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। मैंने वह मुद्दा यहाँ भी उठाया। आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जहाँ हम पॉपुलेशन बढ़ाने के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यह सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। वह दूसरे राज्य भी आ रहे हैं। अगर आप पॉपुलेशन मैनेजमेंट मैनेज कर सकते हैं तो कोई भी इंडिया को हरा नहीं सकता। यह होने वाला है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के विधान परिषद सदस्यों ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि प्रशासन सुपर 6 योजना के कार्यान्वयन, बढ़ते सार्वजनिक ऋण, रोजगार सृजन और किसानों की दुर्दशा जैसे प्रमुख मुद्दों पर जवाबदेही से बच रहा है। विधानसभा मीडिया पॉइंट पर बोलते हुए वाईएसआरसीपी के एमएलसी ने घोषणा की है कि सरकार के पास सदन में उठाए गए किसी भी प्रश्न का कोई जवाब नहीं है, चाहे वह सुपर 6 योजना के कार्यान्वयन, भारी ऋण, रोजगार सृजन, फसलों के लिए एमएसपी या किसान आत्महत्याओं से संबंधित हो, और वह केवल राजनीतिक भाषण और सरासर झूठ में लिप्त है। वहीं वाईएसआरसीपी के एमएलसी लेल्ला अपिरेड्डी ने कहा कि सरकार के तीसरे बजट में भी प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के आवंटन को लेकर स्पष्टता नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री मौजूदा सरकार के प्रदर्शन पर ध्यान देने के बजाय पिछले वाईएसआरसीपी सरकार को दोष देने में अधिक समय बिता रहे हैं। अपिरेड्डी ने कहा कि विधानसभा में हेरिटेज डेयरी सिंडिकेट भ्रष्टाचार के सबूतों के साथ पूछे जाने पर सत्ताधारी पार्टी ने
बाधा डाली और मंत्री भाग गए। चूंकि विधानसभा में उनसे कोई सवाल नहीं करता, इसलिए उन्होंने तिरुमाला लड्डू प्रसादम और सरकारी आदेश संख्या 746 और 747 पर नए झूठ का सहारा लिया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है, इस पर बहस होनी चाहिए। विदेश नीतियों, वेस्ट एशिया के हालात और इंडिया यूएस ट्रेड डील पर मंत्रियों के बयान काफ़ी नहीं है। हम इस पर 3 से 4 घंटे की चर्चा चाहते हैं। वह इसी के साथ और भी मुद्दों पर उन्होंने बीजेपी सरकार को जमकर घेरा है। हमारी नीति क्या है? हम चुप क्यों हैं? हमारी कूटनीति क्या है? हम कर क्या रहे हैं? सवाल उठाने का अधिकार हमारा है, हमारा दायित्व बनता है। बहस होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि इन मुद्दों को लेकर, विदेश नीति को लेकर, पश्चिमी एशिया की स्थिति जो है उसको लेकर, भारत और अमेरिका के बीच में जो समझौता हुआ है, ट्रेड समझौता, उसको लेकर सिर्फ मंत्रियों का बयान काफी नहीं है। मंत्रियों के बयान पर हमें सवाल उठाने का कोई मौका मिलता ही नहीं है। इसीलिए हमारी मांग रहेगी और हम अडिग रहेंगे। मांग रहेगी इस पर 3 घंटे या 4 घंटे का चर्चा हो, बहस हो, मंत्री जवाब दें। हम जानते हैं मंत्री का जवाब क्या होगा। प्रधानमंत्री की गुणगान ही होगी। प्रधानमंत्री 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 होगा, ठीक है, तो उनका जवाब आना चाहिए, पर हमको भी सुनना चाहिए। कांग्रेस के आधिकारिक एक्स ने राहुल गांधी की ओर से एक पोस्ट किया जिसमें लिखा है कि वास्तव में कोई भी केरल स्टोरी नहीं देख रहा है। यह दिखाता है कि इस देश के अधिकांश लोग केरल को समझते हैं और इसकी परंपराओं और संस्कृति की सराहना करते हैं। इस नोट में यह भी दावा किया गया है कि फिल्मों, टीवी और मीडिया का दुरुपयोग हथियार के रूप में किया जा रहा है। निर्देशक कामाख्या नारायण सिंह और निर्माता विपुल अमृतलाल शाह की फिल्म द केरल स्टोरी फरवरी में सिनेमाघरों में रिलीज हुई और दर्शकों की प्रतिक्रिया बटी हुई थी। विपक्ष के नेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य राहुल गांधी ने टिप्पणी की है कि फिल्म को कोई देख नहीं रहा है। वहीं भाजपा सांसद मनोज तिवारी की पत्नी ने फिल्म का बचाव करते हुए इसे समाज का दर्पण बताया। कांग्रेस के आधिकारिक एक्स ने राहुल गांधी की ओर से एक पोस्ट किया। इसमें लिखा है कि वास्तव में कोई भी केरल स्टोरी नहीं देख रहा है। यह दिखाता है कि इस देश के अधिकांश लोग केरल को समझते हैं और इसकी परंपराओं और संस्कृति की सराहना करते हैं। बीती रात एलपीजी घरेलू गैसों के दामों में इजाफा किया गया है। वही इसको लेकर पूरे देश में लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी बीच कर्नाटका के एक शख्स ने कहा कि जिस तरीके से एलपीजी गैस के दाम बढ़े हैं उससे उनके जेब पे असर पड़ रहा है। इसी बीच एक शख्स ने न्यूजीलैंड और इंडिया के फाइनल मैच को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अभी जो गैस का रेट है ना, कितना रेट ज़्यादा हो रहा है। अभी देखो 50-60 रुपये ज़्यादा हुआ, बाद में और एक वागनी का इसका है उसका 110 रुपये ज़्यादा हो गया है। इसलिए राब खाने जो मेहनत करते हैं, मेहनत करके आके वो उसमें पका के खाना है ना, इसलिए ऐसा रेट ज़्यादा होते गया तो लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। इसलिए जो गैस का रेट है थोड़ा कम करके जो ये करे तो बहुत अच्छा होता है। ये जैसा 2 वर्ष के बाद, 1.5 वर्ष के बाद ऐसा चढ़ते चढ़ते गया तो लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। क्यों, अभी उधर काम भी नहीं, कुछ भी नहीं। देखो तो गैस पे पका के खाना है। अब गैस वो महीना भी नहीं आता है पकाने के लिए, तब वो पूरा खाली हो जाता है। फिर ऐसा रेट बढ़ते गया तो लोगों को तकलीफ हो रही है। इसलिए जो गैस का जो रेट है वो कम करना चाहिए। इस बार इंडिया न्यूजीलैंड सभा मैच खेल रहे हैं। इस सुरेश कुमार यादव को बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस टाइम बहुत तेजी से बैटिंग कर रहा हमारा इंडिया। बिल्कुल हमारा इंडिया बहुत ये बार जीत गया था। वो सुरेश शर्मा पिछले बार जीत गया था ना, ये अभी बार ये हमारा इंडिया भारत में वो ट्रॉफी बनता है। उसको कोई नहीं छोड़ता है। हमारा टीम जीत जाता, न्यूजीलैंड टीम को हारेगा। जय भारत। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।